Good morning, everyone. Welcome to the class today. As you already know, that we have been trying to understand application of tense, and we have been related to the topic. And now today we are going to talk about some fill the blanks. We are going to talk about fill in the blanks, in which we will come to know how to solve section. देखिए करना क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर है इसका, द बस डाउन हिल फील्ड। अब इसमें यहाँ पर कम की पे क्या नहीं है, कम आ सकती है, केम आ सकती है, हैज कमिंग है, कमिंग भी आ सकती है। ठीक है, कोई सी भी हेड बीन भी आ सकती है, सारी आ सकती है, कम की जितनी भी फॉर्म है वो सारी आ सकती है। अब आपको एक सुटेबल आंसर यहाँ पर ढूंढ कर लगाना है। तो देखिए, द बस डाउन द हिल व्हेन द ब्रेक्स फेल्ड। तो मेरे हिसाब से जो स्टोरी बन रही है, स्टोरी ये है कि कहीं ना कहीं ब्रेक फेल हुए, बस के ब्रेक फेल हुए, बस के जो ब्रेक हैं वो फेल हो गए। कब? जब बस पहाड़ से नीचे आ गई थी या पहाड़ से नीचे आ रही थी। When the brakes failed, देखिए दो ही काम हो सकते हैं। पहला, या तो बस नीचे आ रही थी, जब उसके ब्रेक फेल हुए, पहली बात। दूसरा, बस नीचे आ चुकी थी जब उसके ब्रेक फेल्ड हुए। क्योंकि अगर आ रही थी और आई नहीं, तो इसका मतलब ब्रेक फेल्ड हो गए थे, रास्ते में ही कहीं फेल्ड हो गए, नीचे आए नहीं सही हिल में। तो सबसे सुटेबल आंसर तो यही है कि बस कहीं ना कहीं क्या है, नीचे आ रही थी, बस नीचे आ रही थी जब उसके ब्रेक फेल हुए, या बस नीचे आ चुकी थी जब उसके ब्रेक फेल हुए। ये दो ही कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही। तो पहली कंडीशन कि बस नीचे आ रही थी, तो या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द बस वॉज कमिंग, वो क्योंकि व्हेन ब्रेक्स फेल्ड, जब ब्रेक फेल हुए, यानी कि ब्रेक फेल हुए थे पास्ट में, तो द बस वॉज कमिंग डाउन द हिल व्हेन द ब्रेक्स फेल्ड। तो बस नीचे आ रही थी जब ब्रेक फेल्ड हुए, या तो ये सेंस बनती है माय डियर। सेकंड, कि बस नीचे आ चुकी थी तब ब्रेक फेल्ड हुए। यदि नीचे आने के बाद ब्रेक फेल्ड हुए, बस के बाद ब्रेक फेल्ड हुए, तो भाई इसका मतलब ये है कि बस के नीचे आने का काम पहले हुआ है, अर्लियर एक्शन है, और ब्रेक फेल होने का काम बाद में हुआ। तो लेटर एक्शन डेफिनेट में बनता है, वो ऑलरेडी फेल की सेकंड। तो जो अर्लियर एक्शन है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में है वो क्या है, ये फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, हैड कम। ठीक है, कम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। तो इसीलिए हैड कम, यहाँ पर कम की थर्ड फॉर्म आई है, हैड कम। तो द बस हैड कम डाउन द हिल व्हेन द ब्रेक्स फेल्ड। बस नीचे आ चुकी थी जब ब्रेक फेल हुए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बस नीचे आ रही थी जब ब्रेक फेल हुए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको एक्सरसाइज में भी कराया है, और ये क्वेश्चन अब आप इसे जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे गिव की कोई फॉर्म आनी है। यहाँ पर मैंने इसीलिए एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि यहाँ पर क्या है। अब कहानी क्या है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर द गार्ड गिव द सिग्नल। सही करना है। अब सही करने के लिए सबसे पहले तो इस कहानी को समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। कहानी कह रही है, ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया, गार्ड के सिग्नल देने के बाद, आफ्टर द गार्ड
सिग्नल, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया गार्ड के सिग्नल देने के बाद। दो काम हो रहे हैं, एक तो ट्रेन जा रही है, सिग्नल दे रहा है, गार्ड दे रहा है, दो काम हो रहे हैं। और सेकंड क्या है कि ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया सिग्नल देने के बाद। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि गाड़ी जो चली है वो गार्ड के सिग्नल देने के बाद चली, ट्रेन बाद में चली, तो ये कहीं ना कहीं लेटर एक्शन है, यानी कि गार्ड ने सिग्नल पहने दिया, ये कहीं ना कहीं अर्लियर एक्शन है। क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है कि गार्ड सिग्नल देने के स्टेशन से चली गई, तो गार्ड के बाद गई, तो इसका मतलब गार्ड का सिग्नल पहले हुआ और ट्रेन बाद में गई। तो जब आ रहा है जो लेटर एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। आपने देखा लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। आगे चलें, आफ्टर द गार्ड, अब यहाँ पर गिव आना है। अब गिव मिल जाएगा, तो आपको पता है अर्लियर एक्शन बनता है परफेक्ट में, तो परफेक्ट में बनता है माय डियर। और पास्ट परफेक्ट कहता है कि यदि मेरे साथ आती थर्ड फॉर्म, तो गिव, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर द गार्ड हैड गिवन द सिग्नल। तो सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर द गार्ड हैड गिवन द सिग्नल। सिग्नल देने के बाद ट्रेन स्टेशन से चली गई। तो अर्लियर एक्शन सिग्नल देना था, तो वो पास्ट परफेक्ट में बनाया। लेटर एक्शन स्टेशन से ट्रेन का जाना था, उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। माय सिस्टर, माय सिस्टर विद हर, विद हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स ये दो लिखे गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली में विद और हर, ये दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, विद और हर, विद हर फ्रेंड्स। तो मेरी सिस्टर कभी कभी अपने दोस्तों के साथ क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है। अब यहाँ पर प्ले की कोई वर्ब आनी है, प्ले की कोई वर्ब आनी है। अब आपको अगर याद है, समटाइम्स एक ऐसी एडवर्ब जो सेंटेंस को प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो कंडीशन है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब एस या ई एस आएगा, दो ही कंडीशन है। सिंग देखिए, माई सिस्टर के साथ वर्ब में क्या लगता है, अस। तो माई ब्रदर, माई सिस्टर समटाइम्स plays badminton with her friends. My sister sometimes plays with her friends. तो मेरी सिस्टर अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। दिस विल बी द आंसर। फोर्थ, व्हेन यू रीच होम रूम, जब तुम घर पहुंचोगे, जब तुम घर पहुंचोगे, जब तुम घर पहुंचोगे, तो वो तुम्हें टीवी देखती हुई मिलेगी अपने। व्हेन यू रीच होम, जब आप घर पहुंचो, तो ही विल बी वॉचिंग टीवी। अभी आप घर पहुंचे नहीं हो, अभी आप घर पहुंचोगे, और घर पहुंचने के बाद आप क्या पाओगे कि ही विल बी वॉचिंग, ही विल बी वॉचिंग टीवी इन हिज ड्राइंग रूम। व्हेन यू रीच होम, ही विल बी वॉचिंग टीवी इन हिज ड्राइंग रूम। क्योंकि अभी आप घर पहुंचे नहीं हो, घर पहुंचोगे, और जब आप घर पहुंचोगे तब आप पाओगे कि वो अपने ड्राइंग रूम में क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो विल बी वॉचिंग। नेक्स्ट देखिए, ये तो आसान है, आपको पता है टिल नाउ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब है कि जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड एडवर्ब आ जाएगा, वो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको लिखवाया था एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑफ लेट, लेटली। इसी के साथ साथ आप लिखवाया था टिल, येट, टिल नाउ, सो, मोमेंट,
टू दिस, मैंने बताया था ये मैंने सेंटेंस के साथ आएंगी, वो सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देगी। और जो एक और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी, एक और एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दी थी, मैंने आपको बताया था ऑफ लेट, लेटली, ये सब चीजें जो है, अच्छा मोहम्मद शौकीन मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, अब आपको शेयर हो रहा होगा शौकीन, स्क्रीन विजिबल होगी, यस और नो? आपने तब से क्यों नहीं बताया अभी तक? जी चलिए कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, ऊपर लिखा हुआ एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, ये ऐसी एडवर्ब्स है माय डियर जो सेंटेंस को किस में ले जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और नीचे टिल, येट, टिल नाउ, सो फार, टू दिस मोमेंट, सेंटेंस को किस में ले जाती है माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब ये कहते हैं अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में चली जाती हैं, एक और डिफरेंस था कि ऊपर वाली जितनी भी हैं ये तो आती हैं पॉजिटिव सेंस में, और नीचे वाली जितनी एडवर्ब है वो आती है नेगेटिव सेंस में। देखिए टिल नाउ है, अब टिल नाउ की वजह से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, तो कुक की फॉर्म सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, कुक्ड, हैज कुक्ड। कि ये जो एडवर्ब है देना है, तो इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और सेंटेंस हो जाएगा शी हैज नॉट कुक्ड फूड टिल नाउ, नॉट कुक्ड फूड टिल नाउ। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एडवर्ब है एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, लेटली, टिल, येट, टिल नाउ, सो फार, टू दिस मोमेंट, ये सब क्या है, ऐसी एडवर्ब है जो सेंटेंस को में ले जाती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन इनमें एक और डिफरेंशिएशन है, इसमें तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ऊपर वाली में, और नीचे वाली में नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि नोट आना चाहिए। तो जब आपने देखा शी हैज नॉट कुक्ड, तो नोट हमें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये हैज, लेकिन नोट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि टिल नाउ ऐसी एडवर्ब है जो नेगेटिव सेंटेंस में है, इसमें नोट भी लगाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही है, आपको दिमाग लगाना है कि क्या स्टोरी चल रही है। प्लीज डोंट मत मचाइए, एज, एज क्योंकि वे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तैयारी तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको क्या आएगा? प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाइए, क्योंकि वो तो एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे, करते थे, करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसको किस सेंटेंस को किस टेंस में बनाना चाहिए? बिल्कुल प्रॉपर आपके इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकालेंगे। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कृपया शोर मत मचाइए, बिकॉज, एज क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एज दे आर प्रिपेयरिंग। आप खुद देखिए, आप एक कमरे में बैठे हुए हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं, अभी शोर मत मचाइए आप, क्योंकि वो फ्यूचर में तैयारी करेंगे, नहीं अभी शोर मत मचाइए, क्योंकि वो अभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप दो कमरे में बैठे हुए हैं, आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा, क्लास है, आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है, तो बराबर वाली क्लास से टीचर आता था और आपसे कहता था भाई अगर आपके टीचर नहीं है तो शोर मत मचाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप शोर मत मचाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उसका यही तो मतलब है, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज एज आई एम टीचिंग। तो आपसे जब ये
बात कही जा रही है कि शोर मत मचाओ, डोंट मेक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात की जा रही है कि शोर मत मचाओ। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं से मतलब है डोंट मेक अ नॉइज एज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। गॉट माय पॉइंट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्यों बना? अब आप खुद बताओ उस बात की क्या सेंस बनेगी? कृपया शोर मत मचाओ क्योंकि वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। भाई जब कर रहे होंगे तब नहीं मचाएंगे। प्रेजेंट में ऑर्डर है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। ऑर्डर नहीं है, देखिए प्लीज लिखा हुआ है। आप ये जब प्लीज लग गया तो ये रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, ऑर्डर वर्ड गलत है। प्लीज प्रेजेंट में ऑर्डर से है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा नहीं। इट इज अ रिक्वेस्ट क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। प्लीज लगते ही सेंटेंस रिक्वेस्ट में चला जाता है। ठीक है। हाँ, अगर इसमें से प्लीज हटा दो, सिर्फ प्लीज को हटा दो, डोंट से स्टार्ट कर दो, तो कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होता है वो ऑर्डर होता है। जैसे गेट आउट, गेट आउट है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये एक ऑर्डर है। लीव, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जो भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है चलिए वो ऑर्डर होता है। लेकिन क्योंकि इसमें क्या लग गया, इसमें प्लीज लग गया, तो ये रिक्वेस्ट है ना कि ऑर्डर। दूसरी बात, वो आपकी बात सही है क्योंकि इनके प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, बनना प्रेजेंट में ही था। अब ये देखना था इंडेफिनिट कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाए, कौन सा बनाए वो चेक करना था। अब आप देखिए इसमें टाइम के वो बहुत समय से पढ़ रहे हैं, बहुत समय से नहीं पढ़ रहे, किसी सिंस या फोर से टाइम नहीं दे रखा है, इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो नहीं बनेगा। इंडेफिनिट में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इससे हमें ना तो रेगुलर एक्शन का पता लग रहा है कि वो रेगुलर पढ़ते हैं, ना हैबिट है, ना जनरल ट्रूथ है, वो भी नहीं बनेगा। इंडेफिनिट खत्म, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस रह गया। होना जरूरी है यार, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो कहीं ना कहीं तो दोनों के लिए ही टाइम एक्सप्रेशन चाहिए, तो वो भी नहीं है। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज एज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। नेक्स्ट, आप बताइए सब लोग, टेक की कौन सी फॉर्म यहाँ? सातवां क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने की, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, देखिए आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको हिंट मैंने आपको दे दिया। अब आपको बताना है क्या करना पड़ेगा। इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में से कोई एक टेंस बनेगा। अब आपको अगर डिफरेंस याद है पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट परफेक्ट का, तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। दिल मोहम्मद, शौकीन, दारिम। अच्छा, कोई समझ नहीं आ रहा। देखिए आज के टाइम से जब 95 की ये हिसाब पास्ट की बात करेगा, क्योंकि अब 2023 चल रहा है और 1995 बहुत इससे लगभग 28 साल पहले जा चुका है। ठीक है जी, 1995 आप सिंगल एक्शन है माय डियर। क्यों? मच फ्रोजन हुआ है 1995 में। 1995 में एक बम
और उस बम एक्सप्लोजन के अलावा और कोई काम नहीं हुआ। तो जब कोई भी काम नहीं हुआ 1995 में, एक ही एक्शन हुआ, बम्बई में बम एक्सप्लोजन हुआ। तो माय डियर देखिए, जब कोई भी सिंगल एक्शन होता है तो आपको पता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या है? इसे सेकंड फॉर्म आती है। तो इन 1995 इन मुंबई, टेक की सेकंड फॉर्म आएगी टुक। हैज कैसे आ जाएगा दिल मोहम्मद? हैज कैसे आ जाएगा? हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, और काम ही पास्ट में हो रहा है पर प्रेजेंट में लिया है। ऐसा कैसे संभव है? 1995 प्रेजेंट में कैसे आ सकता है? आपने हैज बीन लगा दिया। सिंस और फोर आता अगर यहाँ पे, इनसे पहले यदि फोर होता, क्या होता? सिंस। आपको भाई पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन में यही तो अंतर है कि पॉइंट ऑफ टाइम के इन आएगा, ऑन आएगा, ये आएगा। टाइम एक्सप्रेशन में सिंस या आएगा, सिंस या फोर आएगा यहाँ पर। तो जब ये, क्या जरूरत है? परफेक्ट में तो ये तब जाता है यदि ये इन 1995 की जगह सिंस होता, सिंस 1995 होता, तब मैं मान एक्सप्रेशन है जी। तो अब ये परफेक्ट में ही बनेगा, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस में बने। व्हाट माय पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ आया दिल मोहम्मद? शौकीन? डू यू गेट माय पॉइंट? यस। तो अब इन 1995 में आपको पता है एक ही काम हुआ है, और वो एक काम क्या हुआ है? मुंबई में बम फटे हैं। तो बम फटने को क्या होता है? टुक टू बॉम्ब एक्सप्लोजन। अब बॉम्ब एक्सप्लोजन, टेक की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि 1995 में सिर्फ एक ही काम हुआ। और जब सिंगल एक्शन होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, और पास्ट इंडेफिनिट में या डिड। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बाय द एंड ऑफ 2008, बाय एंड ऑफ 2008 आई गेट की कौन सी form? देखिए मैं फिर हिंट देता हूँ आप लोगों को। मैं रखिए बाय और बिफोर की ग्रामर दे रखा है आपको, के बाद या साथ दो, यदि इनके बाद टाइम पास्ट में है तो सेंटेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। यदि इनके बाद टाइम फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है तो सेंटेंस हो जाता है चेंज फ्यूचर परफेक्ट में। तो सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, आप 2023 में रह रहे हैं, अब ये 2008 की बात कर रहा है कि बाय द पास जो टाइम है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। बताइए आप सभी लोग। बाय द एंड ऑफ 2008, यदि मैं आज 2023 में जी रहा हूं तो 2008 किस टाइम को डिनोट करता है? फ्यूचर को या पास्ट को? शौकीन पास्ट को कह रहे हैं, दिल मोहम्मद को इसमें भी कंफ्यूजन है शायद। बिल्कुल सही। बाय के बाद जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है माय डियर? पास्ट में। पास्ट में। और मैंने बताया बाय बिफोर के बाद यदि टाइम पास्ट में है तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बाय बिफोर के बाद फ्यूचर में या प्रेजेंट में है तो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो जब बाय के बाद टाइम पास्ट में है तो सेंटेंस पास्ट पास्ट हैं। हैड के आती है आई हैड ऑफ 2008 आई हैड गॉट अ जॉब। 2008 के अंत तक मेरे पास एक जॉब थी। 2008 के अंत तक मेरे पास एक जॉब थी। तो बाय द एंड ऑफ 2008 आई हैड गॉट अ जॉब। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट, थर्ड फॉर्म गॉट होती है कई जगह। ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि पास्ट के बाय के बाद टाइम पास्ट में था तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। और मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज कीजिए बाय द एंड ऑफ 28 के अंत तक ये लिखा हुआ है,
तो 2028 आज से फ्यूचर में हो गया, तो ये था विल हैव गॉट, विल हैव में चेंज हो जाता है ये टाइम। क्यों? क्योंकि फिर वो फ्यूचर हो जाता है, तो हमें फ्यूचर परफेक्ट में बनाना पड़ता है। होपफुली यू विल गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें तो सिंपल ही है। उसकी मृत्यु की खबर, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन सो फार। इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, सो फार आ गया है, तो ये किस में बनना है माय डियर? अभी आपने को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, इसी के साथ ही टिल नाउ। सो बताए थे कि सेंटेंस को प्रेजेंट, और साथ ही साथ ये भी आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखिए सो फार आया है, इसमें नॉट, इसमें कुछ भी नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज तो ऑलरेडी दे रखा है, तो बस हमें, तो द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार। The news of his death has not been declared so far. The news of his death has not been declared so far. तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म आनी थी, तो डिक्लेयर की जगह पे क्या आ जाएगा? डिक्लेयर्ड। सिर्फ ये एक इस सेंटेंस में बचा हुआ था। In 1985 he wrote this novel. अब बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोग बताइए क्या करना है। 1985 में उसने, पास्ट में 1985 में उसने कितने काम किए हैं ये बताइए। जितने काम किए हैं, सिंगल एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, बनेगा। डबल एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। निशत, मोहम्मद शौकीन, दिल इंसारी, दारिन, सिंगल एक्शन है। तो जब सिंगल एक्शन है माय डियर, तो सिंगल एक्शन किस में बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो बताइए पास्ट इंडेफिनिट में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? शौकीन, सेकंड फॉर्म, बिल्कुल। तो सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में, तो राइट की जगह पे ही रोट दिस नॉवल इन 1985, कि ये देखिए इसके आगे इन से लगा हुआ होता तो ये टाइम, क्योंकि ज्यादातर देख के समझ नहीं पाएंगे। तो सिंस 1985 टाइम, क्योंकि यह रोट, वेरी गुड। तो माय डियर, मेरी तरफ से तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ टेंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं बच रही जो मुझे आपको अब बतानी हो। इसमें जो भी हो सकता था, जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए। हर तरीके का क्वेश्चन इन्वॉल्व करके आपको एप्लीकेशन ऑफ टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो भी आपके क्लियर किए। अभी भी यदि आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बताइए, पहले मैं उसको दूर करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई चीज है और कोई दिक्कत है, तो वो आप मुझसे बता सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम्स के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है। ये आपकी अपनी स्किल्स के लिए, अपनी राइटिंग के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको एग्जाम निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज इसको सिर्फ इसलिए या ऐसे मत पढ़िए कि मुझे एग्जाम में पास होना है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कीजिए, और जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेंगे माय डियर, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी आपकी लाइफ में भी, आपकी राइटिंग में भी और आपके कॉन्फिडेंस में भी। तो एप्लीकेशन ऑफ टेंस चैप्टर मेरे हिसाब से आज कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोगों को कुछ और जानना है, कुछ और समझना है,
वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, अभी ये मैंने फिनिश कर दिया है, आपकी ड्यूटी अब ये है कि आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन की कोई भी बुक लें और उस बुक्स में कहीं ना कहीं आसानी से जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चंस को सोल्व करें। बहुत सारी मार्केट में बुक आती हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी या कोई भी बुक है आपके पास, उसमें अगर इस टॉपिक रिलेटेड सवाल है, क्वेश्चंस हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अरिहंत की आती है बेसिक, वो ले सकते हैं। अरिहंत की आती है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग में ही तो हेल्प करता है। आपको पता चलेगा कि आपको क्या कहा गया है। ठीक है, अब कोई आपसे कुछ भी कहेगा तो आपको पता चलेगा। इंग्लिश में जब वो कहेगा तो धीरे धीरे, अभी तो सारे टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं है, अभी तो आपने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ टेंस, तो उसी तरीके से आप करते रहिए। तो ठीक है माय डियर, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कल मिलते हैं नई क्लास में और नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।